अच्छा बताइए, अभी जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर को। तो फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ये अभी जर्मनी के राष्ट्रपति थे और अभी एक बार फिर से इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। अच्छा, अभी जर्मनी के नए वाइस चांसलर कौन बने थे? ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा ओलाफ स्कॉल्ज। एंजेला मर्केल की जगह लिए इन्होंने, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी बारबाडोस की अभी फिर से प्रधानमंत्री बनी कौन? मिया मोटली। और बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? डेम सेंड्रा मैसन। और स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी मैग्डलेना एंडरसन। और ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बोदेन। देखो, जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल होती है बर्लिन, करेंसी है यूरो। और आपको बता दूं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, म्यूनिक जर्मनी में। अच्छा, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन, सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, ये कहां पे शुरू हुई थी? तो आंसर होगा जर्मनी में। हमने पढ़ा था 2022 में G7 समिट की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आंसर होगा जर्मनी। 2021 में की थी यूके ने। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है किसे खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा मनोज तिवारी को। तो भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद हैं मनोज तिवारी। इनको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के लिए, तो भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद हैं मनोज तिवारी। अभी इनको खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इनका नाम याद रखेंगे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा देवाशीष मित्रा। तो देवाशीष मित्रा, इनको वर्ष 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इनके अलावा अनिकेत सुनील तलाटी को उपाध्यक्ष चुना गया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, यानी कि लेखा निकाय है। अच्छा बताओ, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। और अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर बने कौन? डॉक्टर उन्नी कृष्णन। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कौन अध्यक्ष? रवि मित्तल है। तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। बताइए, कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। तो एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कंपनी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि इस एप्लीकेशन तक किसानों की पहुंच बनाई जा सके। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा विनीत जोशी को। तो विनीत जोशी, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव है और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक भी हैं, और अभी उनको सीबीएसई का नया अध्यक्ष भी बना दिया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया? मनोज आहूजा का। और आप जानते होंगे मनोज आहूजा अभी क्या बने? एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, यानी कि कृषि किसान कल्याण विभाग में ये सचिव बने। बाकी एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी और एचपीसीएल के हैं पुष्प कुमार जोशी। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गीता मित्तल को। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी गीता मित्तल को अभी प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अब ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को चलाएंगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना होती 1926 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं इसके दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के वर्तमान में डेप्यूटी सीएम भी है। अच्छा, अलका मित्तल की बात करते हैं। अलका मित्तल आपको बताया ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और अलका से आपको याद आएगा अलका उपाध्याय का नाम, जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और उपाध्याय से याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम। अभी किंत्सुगी नाम की पुस्तक के लिए उन्होंने सुशीला देवी अवार्ड जीता था फॉर 2021। बाकी फिक्की के प्रेसिडेंट बने अभी संजीव मेहता नाम है। फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने अरुण चावला इनका नाम है। बाकी ट्विटर के सीईओ कौन बने? पराग अग्रवाल बने हैं। चलिए, आप तो ये बताइए, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको मिलेगा? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा। अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुए थे, उसमें किस टेबल टेनिस प्लेयर ने सिल्वर जीता था? तो आंसर होगा भाविनाबेन पटेल ने। तो गीता मित्तल का नाम आपको याद रखना है। अब एक प्रश्न आपके लिए रहेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अभी कौन बन गई है? बताओ। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, फरवरी 2022 में गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कला रामचंद्रन को।
तो अभी हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं कला रामचंद्रन, और इनको गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया? के राव का। अच्छा, आपको पता है क्या असम की पहली महिला पुलिस महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी थी? वॉयलेट बरुआ। और पूछे कि देश की पहली महिला डीजीपी कौन थी? वैसे इनका निधन हो चुका है और इनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी थी नुपुर कुलश्रेष्ठ। अच्छा, हमारे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर और कह दूं कि पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी है। और किरण बेदी का नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी इनकी बुक आई है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। और वैसे वर्तमान में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। उनके पास एडिशनल चार्ज है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? अच्छा, यहां से एक और अच्छा प्रश्न बनेगा आपके करंट अफेयर्स का कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कुलपति कौन बनी है? तो आंसर होगा शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। और इन्होंने किन की जगह ली? एम जगदीश कुमार की, जो कि अभी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। वैसे गुरुग्राम की बात करेंगे तो यहां से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां पे बना? गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम में ही स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे बढ़ते आगे। अच्छा, हाल ही में फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा ज्योति देशपांडे। तो अभी फिक्की ने वाईकॉम 18 की सीईओ ज्योति देशपांडे को अपने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये पहली बार है जब मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी किसी महिला कार्यकारी को इस पद पर नियुक्त किया गया हो। अच्छा, फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फिक्की से दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में हमने प्रश्न पढ़े थे कि इसके प्रेसिडेंट अभी बने हैं संजीव मेहता और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने? अरुण चावला बने। अब ये तीन नाम मैं आपसे पूछूंगा। धृति बनर्जी कौन बनी थी? रेखा मेनन कौन है? और वैशाली हिवा से। कई बार इनके बारे में आपको बता चुका हूं। तो अब आपकी बारी है, हम बढ़ते आगे। फरवरी 2022 में किसने भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को बोर्ड में शामिल किया? तो आंसर होगा आदिदास ने। तो अभी आदिदास ने भारत की जो टेबल टेनिस प्लेयर है मनिका बत्रा, उनके साथ एक समझौता किया है और ये समझौता महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। मनिका बत्रा की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग आई थी, उसमें वुमेन्स डबल में टॉप 10 में रही, मिक्स्ड डबल में टॉप 15 में रही और सिंगल्स में टॉप 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला है ये। और टेबल टेनिस से एक प्रश्न आपको याद आता होगा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? गीता मित्तल बनी है। चलो ये भी बताओ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस टेनिस प्लेयर ने सिल्वर मेडल जीता था? तो आंसर होगा भाविना बेन पटेल ने। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कि भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन गए? तो आंसर होगा सी बंशी पोनप्पा। तो भारत के नए डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं, ये नाम है सी बंशी पोनप्पा। अच्छा, आप लोग बताइए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? और हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत जी। और आपको याद होगा अभी पद्म विभूषण मिला इनको। पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से संबंधित थे, प्रभा अत्रे महाराष्ट्र से संबंधित, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से संबंधित और राधेश्याम खेमका उत्तर प्रदेश से संबंधित। ये 4 नाम तो आपको रट जाने चाहिए। अच्छा बताओ, अभी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैन्य स्कूल का नाम किनके नाम पे रखा गया था? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पे। और भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर कौन बने? जी अशोक कुमार बने। ये नया अपॉइंटमेंट है। सीबीएसई के चेयरमैन है ये विनीत जोशी और एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने थे अभी दिनेश प्रसाद सकलानी। याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बन गए? तो आंसर होगा चेतन घाटे। तो आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा की जगह पर चेतन घाटे को अपना नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वे 2016 से 20 के बीच में आरबीआई की पहली मौद्रिक नीति के सदस्य भी थे। बाकी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल।
और अलका से रिलेट करके याद करवाया था अलका उपाध्याय का नाम, जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनी है। और उपाध्याय से आपको याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम, अभी अपने नॉवल किंत्सुगी के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। बाकी अलका मित्तल में मित्तल से आप को रिलेट कर पाओगे गीता मित्तल का नाम, अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेशन की समिति की अध्यक्ष बनी है ये। तो इस तरह से ये 3-4 नाम मैंने आपस में लिंक करा के आपको याद कराए हैं। जब भी ये नाम आता है हर बार मैं इसी तरह से आपको रिवाइज कराता हूं। अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग हमारा देखते होंगे तो आपको ये चीजें याद भी होंगी और फायदा भी हो रहा होगा। बाकी संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट बने। अच्छा, फिक्की के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे, ये भी तो नया प्रश्न है। अरुण चावला। पराग अग्रवाल ये ट्विटर के सीईओ बने। बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आपको बताना है अभी किस मंत्रालय ने देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी, तो आंसर होगा रेल मंत्रालय। तो अभी रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी यानी कि रेसलिंग अकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये जो कुश्ती अकादमी है ये भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। तो ये अकेडमी खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सुविधाएं मुहैया कराएगी और आने वाले समय में कई उभरते पहलवानों को चैंपियन बनने का मौका देगी। देखो, कुश्ती से आपको याद आएगा भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में बजरंग पूनिया ने ब्रोंज मेडल जीता था और रवि दहिया, इनका संबंध भी कुश्ती से ही है, इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। अच्छा, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इनका संबंध भी कुश्ती से ही है, पहलवानी है ये भी। नाम है केडी जाधव। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था उन्होंने। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, वो वेटलिफ्टर हैं। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रोंज जीता था उन्होंने। अच्छा, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव हैं और पहले कौन थे, जॉन मथाई। अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए, विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। और जब भी इनका नाम आता है एक नाम मैंने आपको लिंक करके याद करवाया है, विनय कुमार सक्सेना, केवीआईसी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहा है, तो आंसर होगा मणिपुर में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया, तो आंसर होगा वित्त मंत्री। हमारे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है। अभी उन्होंने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया है। अच्छा, अभी आपको याद होगा हमने एक प्रश्न पढ़ा था, चलिए आप ही बताइए। अभी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र के नासिक में और मध्य प्रदेश के देवास में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है, तो आंसर होगा 4 है। कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र के नासिक में, मध्य प्रदेश के देवास में और कर्नाटक के मैसूर में और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में। टकसाल ये कितने हैं, 4 है। टकसाल मतलब जहाँ पे सिक्के बनते हैं। 4 कहाँ पर है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। चलो आप मुझे बताइए, 2 रुपये का जो नोट है उस पर किसका चित्र अंकित है, तो मंगलयान का। 500 रुपये के नोट पे लाल किले का, 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप का, 100 रुपये के नोट पे रानी की वाव है, 50 रुपये के नोट पे हम्पी मंदिर है, ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। 20 रुपये के नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं और 10 रुपये के नोट पे कोणार्क सूर्य मंदिर है। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर आप लोग दो। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है, ये हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब जवाब आप लोग देंगे, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र ये कहाँ पे बना है, तो आंसर होगा इंदौर में। तो इंदौर में लगभग 400 बसें कचरे से बनने वाले बायो सीएनजी पर चलेंगी और ये बायो सीएनजी बनेगी एक प्लांट में जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पे, इंदौर में। इसे कहेंगे गोबर्धन बायो सीएनजी प्लांट और इस तरह से ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट भी है जो कि इंदौर में स्थापित किया जाएगा। इसको बनाने में जो लागत आई है वो है 150 करोड़ रुपए। अच्छा, आप तो ये बताओ, भारत का पहला अभी बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बना था, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। अच्छा, सीएनजी मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और इसमें क्या होता है, इसमें 93% आपका मीथेन होता है जिसे मार्श गैस भी कहते हैं। एक प्रश्न और पूछूंगा,
विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा गुजरात के भावनगर पोर्ट पर। और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट कहाँ पे है, तो आंसर होगा नागपुर में, जिसका उद्घाटन किया था हमारे सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। उनका निर्वाचन क्षेत्र भी वैसे नागपुर ही है। और एलपीजी की भी बात कर लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। और एलपीजी में से जो स्मेल आती है ना, पंजेंट स्मेल आती है, आपने घर में देखा होगा, रॉटन एग की, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। और भोपाल गैस ट्रेजेडी से भी प्रश्न बनता है एग्जाम में कि उसमें जो गैस लीक हुई थी कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। वो घटना है 1984 की और उस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड। अच्छा, इंदौर में ही याद रखना लता मंगेशकर संगीत अकादमी भी बनेगी। और उन्हें, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? सन 2001 में। और फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से पहले नंबर पे कौन सा राज्य है, यानी कि वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा टाइगर भी आपको यहीं पे मिलेंगे, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, भारत के बाहर यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा नेपाल। तो याद रखना कि नेपाल जो है ये भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं देवा। तो याद रखना कि नेपाल भारत की यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विसेज और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। मनम इन्फोटेक ये नेपाल में यूपीआई को लागू करेगा, तो इससे नेपाल के लोगों के लिए सुविधा बढ़ेगी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी सन 2008 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं। आपको याद होगा एनपीसीआई ने 1 से लेकर 7 फरवरी तक यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक मनाया। और बताओ, भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाभार्थी बैंक कौन सा बना था? पेटीएम बैंक। उसके अलावा यूपीआई पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई? फोन पे बन गई है, जिसका हेडक्वार्टर है बंगलुरु में। याद रखना ये। पढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने वाले भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा जी अशोक कुमार को। तो अभी सरकार ने देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रिटायर्ड वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यानी कि नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। वे नौसेना के पूर्व उप प्रमुख हैं और वे अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ कोऑर्डिनेशन पर काम करेंगे। तो सिंपल सा वन लाइनर में आप याद रखो कि भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बन गए कौन? जी अशोक कुमार। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर भी पढ़ते होंगे तो जी अशोक कुमार नाम हमने एक और पढ़ा था, जो अभी जल शक्ति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है, जिन्हें अभी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। तो उनका नाम भी जी अशोक कुमार है, इनका नाम भी जी अशोक कुमार है। बाकी सीबीएसई के चेयरमैन विनीत जोशी बने, एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने दिनेश प्रसाद सकलानी और एचपीसीएल के अध्यक्ष बने पुष्प कुमार जोशी। अच्छा, एक नाम यहाँ पे आया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो कौन है? अजीत डोभाल है। आपके लिए प्रश्न बनेगा, अभी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने थे? बताइए। हम बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपको बताना है केरल का पहला कारवा पार्क ये किस जिले में खोला जाएगा? तो आंसर होगा इडुक्की। तो केरल का पहला कारवा पार्क है ये, जो कि इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में जल्द ही यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था, शाहरुख खान की एक मूवी आई थी स्वदेश नाम की, जिसमें उसके पास एक कैरावैन होती है जिसमें वो सफ़र भी करता है और रहता भी है। तो उसी वैन को बोलते हैं कैरावैन, और वही कैरावैन यहाँ पे पर्यटकों को दी जाएगी। कारवा पार्क मैंने हिंदी में बोल दिया, वही है, मतलब ये कैरावैन पार्क ही है, मतलब गाड़ी दे दी जाएगी, उस गाड़ी में वो पार्क में घूमेंगे, कहीं भी स्टे करेंगे परिवार के साथ। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। चलो 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। बताओ, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में।
अगर आपसे पूछे भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे बनेगा, तो केरल के कोझिकोड में। अगर आपसे पूछे भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे बना, तो आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। अगर आपसे पूछे सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क कौन सा बना, तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम का नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दे दो। इटली ने अभी भारत के किस राज्य में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया, तो इसका आंसर होगा गुजरात में। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अब इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है अभी भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा मुंबई में। हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल, जिनके पास आयुष मंत्रालय भी है। अभी उन्होंने ही जुड़वा शहर किसे कहते हैं? मुंबई और नवी मुंबई को। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली भारत में अपनी तरह की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को इन्होंने शुरू किया है। तो ये आप याद रखेंगे कहां पे? मुंबई में। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की पहली पोड टैक्सी किन के बीच चलेगी, तो नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में। अच्छा बताओ, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता था? आदित्य। चलो बताओ, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो आंसर होगा कोच्चि। यहाँ पे 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च की जाएगी, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है, और उन 23 में से पहली बोट आ गई है और उसका नाम रख दिया मुजिरिस नाम रख दिया उसका। अब एक और प्रश्न, अच्छा प्रश्न है ये। अटलांटिक को पार करने वाली दुनिया की पहली मानव रहित पोत का नाम क्या है, तो मे फ्लावर 400 उसका नाम है। और मुंबई से आपको याद आएगा, अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में भारत में बात करेंगे तो मुंबई टॉप पे है, और पूरे विश्व में मुंबई 5वें स्थान पर है। पूरे विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला स्थान बताया गया टर्की की कैपिटल इस्तांबुल को। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो, टर्की ने अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया है। और यहां से एक प्रश्न मैंने अभी बता दिया था, बीच में क्लियर कर दिया, जुड़वा शहर किसे कहते हैं? मुंबई और नवी मुंबई को। हाँ, यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किन दो संगठनों को, ऑर्गेनाइजेशंस को जुड़वा बहनें, ट्विंस सिस्टर कहा जाता है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो याद रखना, एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। अच्छा, आप तो ये बताओ, पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई गई है? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। और बताओ, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, और ये सबसे बड़ा भी है। कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहां से कहा? धुबरी से सादिया, असम में। तो इतने फैक्ट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए, अभी मेटावर्स के भीतर दुकान लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बन गया, तो आंसर होगा जेपी मॉर्गन बैंक। तो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है ये जेपी मॉर्गन बैंक, और अभी मेटावर्स में ऑफिस खोलने वाला दुनिया का पहला बैंक ये बन गया है। तो अभी जेपी मॉर्गन बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित विश्व डिसेंट्रालैंड में एक लाउंज खरीदा है। डिसेंट्रालैंड ये आभासी दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है, जो कि ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। और डिसेंट्रालैंड ये सबसे बड़ी मेटावर्स परियोजनाओं में से एक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो यूजर होता है, यूजर आप है, मैं हूं, जो भी यूजर होगा वो अपना वर्चुअल अवतार बना सकते हैं, अपना वर्चुअल स्पेस वहां पे बना सकते हैं। मतलब वर्चुअली आप वहां पर जा करके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं घर बैठे बैठे। मतलब इन लोगों ने क्या कर लिया, वहां पे वर्चुअली कोई शॉप खोल दी है, वर्चुअली कोई बैंक खोल दिया, तो आप भी वहां पे वर्चुअली जा करके, वर्चुअली मतलब जो रियल नहीं है वो वर्चुअल है, तो आप भी वर्चुअल जा करके, रियल में नहीं जा रहे हो, घर बैठे बैठे वर्चुअल में जा करके वहां पे आप खरीदारी वगैरह कर सकते हो। और जो भी आप खरीदारी करोगे, बाद में वो सामान आपके घर में भेज दिया जाएगा उस शॉपकीपर के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा। जैसे अमेजन पे नहीं होता क्या, आप उसकी साइट को स्क्रॉल करते हो, कोई चीज़ पसंद आ जाती है, ऑर्डर बुक कर देते हो, वहाँ पे उसका फोटो वगैरह देख करके, फिर वो सामान आपके घर पे भेज दिया जाता है उस कंपनी के द्वारा, उस शॉपकीपर के द्वारा। अच्छा, अभी फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम को बदल के क्या कर दिया? मेटा कर दिया, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस, यानी कि आर्म्स लाइसेंस भी बोल सकते हो इसे इंग्लिश में, और इसको जारी करने वाली देश की पहली पुलिस बल कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। तो स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस को पेश करने वाली पहली पुलिस बन गई है, याद रखना, दिल्ली पुलिस।
अभी इसका उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इसमें क्या है, अगर आपके पास कोई हथियार है तो इन हथियारों की जो लाइसेंस होती है ना, इसमें काफ़ी सारे पेजेस होते हैं। तो अब यहाँ पे उन हथियारों का लाइसेंस आपको एटीएम कार्ड की तरह ही, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, उसी की तरह का, उसी की साइज में दिया जाएगा, ताकि आपको लाने ले जाने में आसानी रहेगी। तो इसको जारी किया किसने? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस से आपको याद आएगा, अभी दिल्ली पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति को भी लॉन्च किया था। दिल्ली पुलिस ने अभया पहल भी शुरू की थी, जिसका उद्देश्य है महिलाओं और बालिकाओं को संपूर्ण सुरक्षा देना। और दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया था, जिसको पॉडकास्ट करेगी, यानी कि पॉडकास्ट सुनाएंगी वर्तिका नंदा। चलो आप तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, अभी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी थी? और हमारे देश की पहली महिला डीजीपी कौन थी जिनका निधन हो गया कुछ समय पहले? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। तो वन लाइनर आप पहले तो याद रखना कि हिमाचल प्रदेश का जो ये चंबा जिला है, ये हर घर जल वाला 100वां जिला बन गया है देश का। अब बात करते हैं थोड़ी सी जल जीवन मिशन की। ये लॉन्च हुई थी 2019 में। उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर में नल कनेक्शन के द्वारा जल पहुंचाना। और हमने पढ़ा था हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा। और अभी चौथा स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था हर घर जल वाला? तो आंसर होगा पुडुचेरी। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बताओ अभी ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए किसने पानी माह शुरू किया था? तो आंसर होगा आपका लद्दाख ने। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बन गया उड़ीसा का पुरी। और वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? इंदौर। चलो बता दो, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और एक और प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। और अगर आपसे पूछे ई कैबिनेट वाला पहला राज्य, तो भी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और 100% वैक्सीनेशन यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो भी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और पहला जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। तो ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नासिक में। तो अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र के नासिक में भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी को शुरू किया गया है। तो ये नए उभरते और फिर से उभरने वाले वायरस संक्रमण जो अत्यधिक संक्रामक हैं और मनुष्यों के लिए घातक क्षमता रखते हैं, उनकी जांच के लिए ये स्थापित की गई है। और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा डिजाइन किया गया। तो ये जो लेबोरेटरी आप देख रहे हो चलती फिरती है, बस की तरह है। तो देश के दूर दराज और वन क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम होगी, जहां पे आईसीएमआर के जो विशेष, आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके विशेष रूप से प्रशिक्षित जो वैज्ञानिक हैं, वे मानव और पशुओं के नमूनों का उपयोग करके अपनी जांच कर सकेंगे बड़ी आराम से। तो ये ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी भारत सरकार किस देश में एक आईआईटी स्थापित करेगा? भारत के बाहर पहला होगा ये। तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी इसकी दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नयान। अभी आपको याद होगा, दुबई में ही दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च हुई थी, जिसका नाम है द जेट। और विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है दुबई सरकार। दुबई में हेडक्वार्टर है किसका? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। याद रखना, ये बढ़ते हैं आगे। बताइए, हाल ही में जारी नवी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे। तो अभी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने 2021 में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के लिए यूएस के बाहर टॉप 10 देशों की नवी रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत 146 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। इसमें टॉप पे कौन है? चाइना 1077 परियोजनाओं के साथ चाइना टॉप पर है। फिर कनाडा 205 परियोजनाओं के साथ दूसरे स्थान पर है। फिर भारत तीसरे स्थान पर है। अच्छा, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है वॉशिंगटन डीसी में।
अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र सूचकांक 2021 आया था, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, जिसको किसने जारी किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो उसमें भारत 46 पे है, टॉप पे है नॉर्वे। फिर एक ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2021, इसको जारी किया सेल्फोर्स नाम की कंपनी ने, और इसमें भारत पहले स्थान पे था। एक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 आया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, जिसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसमें भारत 85 नंबर पे था। किसने जारी किया? मैंने बता दिया आपको, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। अच्छा, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स भी तो आया था, IC15 नाम से। किसने जारी किया इसको? क्रिप्टो वायर ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो सौभाग्य योजना के तहत सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की सबसे ज्यादा संख्या है राजस्थान में। उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर उत्तर प्रदेश में, और फिर आता है असम। वैसे हमारे पावर मिनिस्टर कौन है? RK सिंह है। वैसे ये सौभाग्य योजना ये शुरू कब होती है? 25 सितंबर 2017 को। इसका मतलब होता है सहज बिजली हर घर योजना। और पावर से आपको याद आएगा, हमारी अभी 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी? पावर फाइनेंस लिमिटेड। और हमने पढ़ा है, अभी वर्तमान में बात करेंगे तो टोटल महारत्न कंपनी आपकी 11 है, नवरत्न कंपनियां 13 है, और मिनी रत्न है 73। अच्छा बताओ, अभी एशिया पावर इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे US था। और मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था। और मध्य प्रदेश ही बनाएगा भारत की पहली साइबर तहसील, ये भी याद रखना। बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में पहले स्थान पे कौन रहे? तो आंसर होगा सऊदी अरब। तो अभी दुबई एक्सपो में लॉन्च की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट 2021-22 में भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए टॉप 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है। कौन से नंबर पे है? तो चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे सऊदी अरब है, दूसरे पे नीदरलैंड है, तीसरे पे स्वीडन है, और चौथे पे है भारत। अच्छा, यहीं से लिंक करा करके एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था कि 2021 में किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था? तो बताओ आंसर क्या होगा? कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन। तो ये भी याद रखना नाम, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि जनवरी महीने के लिए किसने ICC मेंस प्लेयर ऑफ अवार्ड जीता? तो ये 2022 की स्टार्टिंग हो चुकी है ICC अवार्ड्स की। तो इसका तो उत्तर होगा कीगन पीटरसन। आपको याद होगा, पिछले साल ICC ने एक नया अवार्ड शुरू किया था। हर महीने एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है ICC। अब 2022 की बात हो गई, तो जनवरी मंथ के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को, जबकि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि अब हर महीने ये दो नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, पुरुष का और एक महिला का। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। जनवरी का हो गया, फरवरी का आएगा, फिर मार्च, फिर आगे ऐसे महीने चलते जाएंगे। तो इन नामों को आप साथ के साथ याद करते जाओ, ताकि आगे चलकर ये बर्डन न लगे आपके ऊपर, ऐसा बोझ न लगे कि ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या, और ये इंपॉर्टेंट है। तो साथ के साथ पढ़ते जाओ। और मैं इनकी क्विज बना करके आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड भी कर रहा हूं, तो वहां पे इनकी क्विज भी लगाते जाओ। जब भी आप डेली करंट अफेयर्स की या वीकली या मंथली वाली क्विज लगाते हो, तो जो टॉपिक वाइज सेक्शन हो गया, बैंकिंग सेक्शन हो गया, या स्पोर्ट्स वाला या डेज वाला, उनके आप क्विज जरूर लगाएं। चाहे पहले लगा लियो, लेकिन फिर से लगाएं, ताकि रिवीजन आपका होता रहे। रिवीजन बराबर करते रहना है, वरना जो पढ़ा है वो भूल जाओगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। अच्छा चलो, इसी बात पे बता दो, ICC का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में है। इसके भी नए CEO बने थे, जॉफ एलार्डिस, और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करना। इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स में एक बार शेयर जरूर कर देना, और लाइक करना मत भूलना। अभी बढ़ते हैं हम आगे। अच्छा बताइए, मार्च 2022 में दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ये किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो आंसर होगा नागालैंड। सो साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन 26 मार्च 2022 को इंदिरा गांधी स्टेडियम, कोहिमा, नागालैंड में किया जाएगा।
एक्चुअली में ये चैंपियनशिप पहले 15 जनवरी 2022 को आयोजित की जानी थी, लेकिन अब ये मार्च में होगी, तो ये याद रखना। और ये टूर्नामेंट नागालैंड में पहला अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजन होगा। देखो, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी हैं। उनके पास एडिशनल चार्ज है यहाँ का, वो तो असम के गवर्नर हैं, क्योंकि यहाँ के पहले गवर्नर थे RN रवि, जो तमिलनाडु चले गए थे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को हराकर पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। जबकि अगर वुमेन्स कैटेगरी में बात करते हैं तो केरल की टीम विजेता रही है, इन्होंने भी भारतीय रेलवे को हराया। कहाँ पे हुआ था ये? भुवनेश्वर में हुआ था। ये 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है। अच्छा, 70वीं से आपको याद आएगा, अभी 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? हरनाथ संधू ने। ये चंडीगढ़ से है और ये कहाँ पे हुई थी? इजराइल में हुई थी। और हरियाणा से याद आएगा आपको। चलो आप ही बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण ये कहाँ पर होगा? वैसे मैंने हरियाणा बोल दिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ में आप ये भी बताओ फिर, पांचवा संस्करण, पांचवा एडिशन इसका कहाँ पे होगा? हम बढ़ते आगे। अब आपको बताना है, फरवरी 2022 में किस टीम ने पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को जीत लिया? तो आंसर होगा लद्दाख स्काउट्स। तो अभी लद्दाख स्काउट्स ने अभी 17 फरवरी 2022 को ही ITBP को हरा करके पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद यानी कि 15वें चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कप को जीत लिया है। ये फाइनल मैच लेह लद्दाख में खेला गया था। और आइस हॉकी से 2 प्रश्न आपको और बताऊंगा। अभी 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई थी, उसको लद्दाख ने जीता था। और 2021 में जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, उसमें ITBP विनर रहा था, लद्दाख हार गया था। ये भी ध्यान रख लेना। बढ़ते आगे। बताइए, फीफा 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है? तो आंसर होगा चेल्सी। तो 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप ये हुआ कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। किसने जीता? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। ये इंग्लैंड का क्लब है, ये याद रखना। अच्छा, कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 किसने जीता? इटली ने। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे होंगे? कतर दोहा में होंगे। और बताओ, विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम ये किसने लॉन्च किया? उड़ीसा ने। अभी बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 किसको चुना गया था? रॉबर्ट लेवांडस्की को। और बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था एलेक्सिया पुटेलस को। ये स्पेन की हैं और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी हैं। और रॉबर्ट लेवांडस्की ये पोलैंड के हैं और बायर्न म्यूनिक फुटबॉल क्लब के प्लेयर हैं। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा मुंबई। तो भारत 2023 में, याद रखना, मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन की मेजबानी करेगा। और ये दूसरी बार होगा जब भारत IOC सत्र की मेजबानी करेगा, क्योंकि इससे पहले 1983 में भारत ने नई दिल्ली में इस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन की मेजबानी की थी। और अब 2023 में करेगा। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे। अच्छा, आप तो बताओ, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे आपके 2020 में, वो कौन से नंबर के थे? 32वें नंबर के। कहाँ पे हुए थे? समर ओलंपिक है वो टोक्यो में हुए थे। अब जो अगले समर ओलंपिक होंगे 2024 में, वो होंगे पेरिस फ्रांस में। उसके बाद अगले जो होंगे वो 2028 में होंगे लॉस एंजलिस में। और उसके बाद 2032 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अभी 2022 में आपके जो विंटर ओलंपिक हुए कहाँ पे हुए? बीजिंग चाइना में, जिसका शुभंकर था बिंग ड्वाइन ड्वाइन और पैरालंपिक का है श्वेन रॉन रॉन। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किसे भारत के पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया? आपको पता होगा, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था विराट कोहली ने टेस्ट कप्तानी से अपने आप को हटा दिया है। तो अब टेस्ट टीम के नए कप्तान बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। तो इस तरह से आप देखोगे तीनों फॉर्मेट के कप्तान यही हैं, रोहित शर्मा। नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, रणजी ट्रॉफी 2022 में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा साकिबुल गनी। तो रणजी ट्रॉफी 2022 की ये बात है। बिहार के हैं साकिबुल गनी
और इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने प्रथम श्रेणी डेब्यू में ही 13 शतक लगा दिया और इस तरह से 13 शतक लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने टोटल 341 रन बनाए। तो इनका नाम याद रखना, साकिबुल गनी। बाकी उन्मुक्त चंद का नाम भी याद रखो, क्योंकि बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने थे ये। अच्छा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी इसको किसने जीता? तमिलनाडु ने जीता कर्नाटक को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश ने जीता तमिलनाडु को हरा के। और विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 पूछेंगे तो मुंबई ने जीता उत्तर प्रदेश को हरा करके। दोनों याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में संध्या मुखोपाध्याय का निधन हो गया। वो क्या थी? तो वो गायिका थी और इनका नाम पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा जब हमने पद्म पुरस्कारों के बारे में पढ़ा था, तब दो नामों को मैंने अलग से आपको बताया था जिन्होंने ये सम्मान लेने से मना कर दिया था। कुछ याद आया? तो एक तो थे पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। और दूसरी ये थी संध्या मुखोपाध्याय, इन्हें मिल रहा था पद्मश्री, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था। ये बंगाली सिंगर थी और अभी इनका निधन हो गया। चलो एक बार पद्म पुरस्कारों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है भारत रत्न तो किसी को भी नहीं मिला। पद्म पुरस्कारों में 3 होते हैं, पद्म विभूषण जो 4 को मिला, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला और पद्मश्री 107 को मिला। जिसमें पद्म विभूषण की बात करते हैं, पहले 4 लोगों के नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। एक है प्रभा अत्रे, इनका संबंध महाराष्ट्र से है। एक है राधेश्याम खेमका, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। एक है जनरल बिपिन रावत, इनका संबंध उत्तराखंड से है, भारत के पहले सीडीएस थे ये। और एक है कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये तो 4 व्यक्ति हो गए। और पद्म भूषण मिला 17 को। तो 17 तो नाम आप एक बार रीड कर लेना, लेकिन कुछ 5-7 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद रखने ही रखने हैं। जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद, जैसे कि राजीव महर्षि, इनको मिल रहा सिविल सेवा में। एक सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और एक सुंदर पिचई जो कि गूगल के सीईओ हैं, इनको भी मिला। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के जो संस्थापक हैं साइरस पूनावाला, उनको भी मिला। और सीरम इंस्टीट्यूट ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी बताओ? कोविशील्ड बनाई थी। एक हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है देवेंद्र झाझरिया, पैरा खिलाड़ी हैं, राजस्थान के हैं, ये भाला फेंकते हैं और अभी टोक्यो पैरालंपिक में भी फेंका था तो सिल्वर जीत के लाए थे ये। एक संजय राजा राम का नाम भी याद रखना। बाकी पद्मश्री की बात करते हैं, ये 107 लोगों को मिला। कुछ 5-7 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। एक तो सोनू निगम हो गए, सिंगर हैं ये, कला के क्षेत्र में मिला। अवनी लेखरा, ये शूटर है राजस्थान की, अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता था इन्होंने, तो इनको मिला पद्मश्री। एक नीरज चोपड़ा, आप जानते हो भाला फेंकते हैं ये, हरियाणा से हैं, अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंका था, कितनी दूर? 87.58 मीटर और गोल्ड जीता है। इन्हीं के सम्मान में भाला फेंक दिवस मनाते हैं हम। चलो बताओ भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, ये आपके लिए प्रश्न हो गया। एक है वंदना कटारिया, ये हॉकी प्लेयर हैं, उत्तराखंड की हैं, इनको मिला। एक प्रमोद भगत हैं, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं, गोल्ड जीता था टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने। इसके अलावा 1-2 नाम मैं आपको और बताऊंगा। एक हैं अमई महालिंगा नायक, ये कर्नाटक के हैं, इनको ही सुरंग मैन या टनल मैन या वन मैन आर्मी कहा जाता है। इनका भी निधन हो गया, इसलिए इनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि संध्या मुखोपाध्याय का नाम बता रहा हूँ ना, उसी तरह से। एक बाबा इकबाल सिंह का नाम भी याद रखो, ये शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनका भी अभी निधन हो गया। तो कम से कम इतने नाम तो आपको माइंड में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। बढ़ते आगे। अब बताइए, हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर चेन्नवीरा कानवी का निधन हो गया। वे क्या थे? तो कन्नड़ साहित्यकार थे, अभी फरवरी 2022 में ही इनका निधन हुआ है। ये प्रख्यात कन्नड़ साहित्यकार थे और उन्होंने अपनी पुस्तक जीवन ध्वनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। अच्छा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार यह भी किसे मिला? 2021 में बात कर रहे हैं, तंजानिया के अब्दुल रज्जाक गुरना को। और पहले भारतीय व्यक्ति जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, उनका नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनका नाम तो आप ऐसे भी जानते हो क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, किस बैंक के एमडी सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक।
तो आईसीआईसीआई बैंक के जो एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी, जिनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। और अभी आपको याद होगा आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को भी लॉन्च किया था। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में और टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। बाकी अतुल कुमार गोयल ये पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने, और सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक के एमडी सीईओ बने, और प्रदीप कुमार पांजा ये कर्नाटक बैंक के बने थे। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा सिडबी। तो अभी सिडबी ने पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम को शुरू किया है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, वेस्ट से काम की चीजें बनाएंगी जिसको बेच करके वो पैसे कमाएंगी। मतलब इसमें होगा क्या, जो वहां की महिलाएं हैं वो जो फिश स्केल्स होती है, शल्क होती है, उससे आभूषण वगैरह शोपीस वगैरह बनाएंगी, उन्हें बेचा जाएगा और उससे वो पैसा कमाएंगी। अच्छा, आपको याद होगा इसी तरह से सिडबी ने डिजिटल प्रयास नाम से एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य क्या है, एमएसएमईज को लोन अवेलेबल करवाना। सिडबी की बात की जाए, स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ में है, अध्यक्ष है एस रमन्ना। अच्छा बताओ, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया गया? लखनऊ में ही। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये कहाँ पे शुरू हुई है? लखनऊ में ही। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वैसे तो इसकी स्थापना होती है 1988 में, लेकिन अधिनियम आया 1992 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष है अजय त्यागी। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष है शक्तिकांत दास। और नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंटला। अभी नाबार्ड ने ही जीवा कार्यक्रम को शुरू किया था, तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। बताइए, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 फरवरी को। अब ध्यान से सुनना, हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है ये वर्ल्ड पेंगोलिन डे। तो इस साल हम इसे 19 फरवरी को मना रहे हैं, ये इसका 11वां संस्करण है। मनाने का उद्देश्य क्या है? इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के प्रयासों को गति देना। याद रखना, वर्ल्ड पेंगोलिन डे। चलिए बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 फरवरी को। और इसे 19 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया था, जिसकी टैगलाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल भारत मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाता है 19 फरवरी को ही। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? इस योजना के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना। और इस साल ये इसका 7वां संस्करण है। वैसे इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसको क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि पहली चीज तो ये याद रखना, हर 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। और ये जो कार्ड है ये मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के बारे में विवरण देते हैं, ताकि किसान को ये पता लग सके कि उनकी मिट्टी में क्या क्या कमियां हैं, और फिर वो उपयुक्त उर्वरक डाल करके उस कमी को पूरा कर सके और अपनी पैदावार बढ़ा सके और अपना मुनाफा बढ़ा सके। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और मृदा से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में किसे मनाया गया था? 2015 को। और 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाएंगे। और यहीं से रिलेट करके एक और डे आप याद रख लो, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाते हैं। चलो आप बताओ, किस मृदा को रेगूर कहा जाता है? काली मिट्टी को। और ये किसकी खेती के लिए उपयोगी है? कपास, कॉटन। कहाँ पे मिलती है? दक्कन के पठार में। इसकी जो जल धारण वाटर को कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अधिक होती है। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मृदा में, सॉइल में NPK कितना होना चाहिए? N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटाश, तो 4:2:1 का रेशो होना चाहिए। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अब आपको बताना है विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये दिन लोगों को ये दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि सामाजिक न्याय किस प्रकार गरीबी उन्मूलन को प्रभावित करता है। ये दिन पहली बार 2009 में मनाया गया था। थीम क्या है इस बार की? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट।
और वैसे भारत के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। इनसे पहले थे थावरचंद गहलोत, जो कि अभी कर्नाटक के गवर्नर बन गए हैं, ये भी ध्यान रखें। बताइए अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। तो ये दिन बच्चों में एक घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव को उजागर करता है। इसे पहली बार सन 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल के द्वारा मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम क्या है? बेहतर जीवन रक्षा। देखो कैंसर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, एक होता है वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी को होता है, उसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। एक होता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, वो होता है 7 नवंबर को। और कैंसर के ऊपर एक बुक भी आई है गैस्ट्रिक कैंसर नाम की, जिसको लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने। अच्छा, कैंसर की स्टडी ऑफ कैंसर को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और किस राज्य में कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की गई? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। इस बुक को किसने लिखा है? रो खन्ना ने लिखा है। तो ये जो बुक है इसमें तकनीकी प्रगति के कारण अमेरिकियों के बदलते जीवन शैली पैटर्न के प्रभावों के बारे में बताया गया है। लिखा है रो खन्ना ने। अभी किरण बेदी ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। और सुभाष गर्ग द 10 ट्रिलियन डॉलर नाम की बुक लिखी। और चंद्रचूड़ घोष ने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक लिखी थी, उसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडॉन्ड पीस एंड री इन्वाइटेड वॉर नाम की बुक को किसने लिखा? सैमुअल मोयन ने। तो अभी सैमुअल मोयन ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडॉन्ड पीस एंड री इन्वाइटेड वॉर। और ये जो सैमुअल मोयन है ये येल लॉ स्कूल में न्यायशास्त्र के प्रोफेसर और येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। तो ये जो बुक है ये युद्ध लड़ने पर यूएसए की रणनीति पर प्रकाश डालती है। बाकी बिल गेट्स हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक नाम की बुक को लिखा। बाकी सागरिका घोष अटल बिहारी वाजपेयी नाम से बुक लिखी है। और नवदीप सिंह गिल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम से बुक लिखी। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा योहन पूनावाला को। तो अभी ऊर्जा अवार्ड्स 2022 में विभिन्न पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक योहन पूनावाला को 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, संदीप बख्शी का नाम आपको याद होगा, आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ है ये। और अभी इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में चुना गया था। और अभी असम राज्य ने अपना सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं असम वैभव, वो किसको दिया? रतन टाटा जी को। और भारत की पहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। अब आपको बताना है पाकिस्तान ने अभी किसे अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो आंसर होगा बिल गेट्स को। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं बिल गेट्स। पहली बार ये पाकिस्तान की यात्रा पर गए जहां पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है आरिफ अलवी, उन्होंने बिल गेट्स को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहा जाता है हिलाल ए पाकिस्तान, इससे सम्मानित किया। उन्हें पोलियो के उन्मूलन और देशवासियों की बेहतरी में जो उन्होंने योगदान किया है उसी के सम्मान में ये सम्मान दिया। बिल गेट्स से आपको याद आ जाना चाहिए अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। अभी रतन टाटा जी की जीवनी आ रही है यानी कि बायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। शशि थरूर की बात करेंगे, कौन सी बुक लिखी है? प्राइड प्रेजुडिस पुंडित्री। और प्रभात कुमार ने लिखी है पब्लिक सर्विस एथिक्स नाम की बुक। बताइए हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? तो आंसर होगा आईएनएस सक्षम। आईएनएस सक्षम ये अपतटीय गश्ती जहाज है यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। तो टोटल 5 जहाज बनाए गए हैं इस तरह के। क्यों? तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए इन जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए। और किसने बनाए? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और 5वें और आखिरी अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या रखा? आईएनएस सक्षम।
आईएनएस वागीर के बारे में आपने पढ़ा है। ये स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। और इस तरह की टोटल 6 बनेंगी। कहाँ पे? मझगांव डॉक लिमिटेड में। उसमें अभी 5वें नंबर की ये बनी थी आईएनएस वागीर, हम लोगों ने न्यूज में पढ़ा था। पहली थी आईएनएस कलवरी, दूसरी थी आईएनएस खांडेरी, तीसरी थी आईएनएस करंज, चौथी थी आईएनएस वेला और ये 5वीं है आईएनएस वागीर। और अब छठी कौन सी होगी? आईएनएस वागशीर। एक आईएनएस ध्रुव का नाम भी याद रखो, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रेकिंग जहाज है। और आईएनएस विक्रांत ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। जबकि आईएनएस राजपूत विशाखापत्तनम से अभी इसे डीकमीशन कर दिया गया, ये भारत का पहला विध्वंसक जहाज था। और ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? आईएनएस विराट को, जिसे हमने इंग्लैंड से लिया था, इसे भी अभी डीकमीशन कर दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। बताइए मार्च 2000 डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा गांधीनगर में। डेफ एक्सपो मतलब डिफेंस की प्रदर्शनी, मतलब हमारा जो रक्षा मंत्रालय है वो देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करती है। यहाँ हथियारों से लैस टैंक और मिसाइलों का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये मार्च में होना है। कहाँ पे होना है ये याद रखो, गांधीनगर गुजरात में। हर 2 साल में एक बार होता है। आखिरी बार 2000 था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ यूपी में हुआ था। और इसी के साथ और अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसमें वहां की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अच्छा आप यूं बताओ, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां पर है? तो आंसर होगा लखनऊ में। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नाम से आप समझोगे रोड यानी कि सड़क व परिवहन मंत्रालय के अंदर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में आपको मिलेगा अहमदाबाद गुजरात में, मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया। और आरबीआई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना? गुजरात बना है। अच्छा, आईपीएल की अभी 2 नई टीमें हैं, एक तो लखनऊ और एक अहमदाबाद टीम। आपको इन दोनों के जो नाम बदल दिए गए हैं, मतलब जो इनके नए नाम हैं वो आपको बताने हैं। बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। बताइए फरवरी 2022 में किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे। अभी उनके अनुसार राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए एक होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी और ये भारत में पहली ऐसी मशीन है। अच्छा आप मुझे बताओ, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे होप एक्सप्रेस की बात हुई है तो यहां से भी लिंक करके 2 पॉइंट आपको याद कराऊंगा। एक होप मिशन है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन यानी कि मार्स मिशन लॉन्च किया था, उसे कहा जाता है होप मिशन। और होप पोर्टल लॉन्च किया था उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए। होप पोर्टल लॉन्च किया था। यहाँ पे होप का मतलब हो गया हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 के लिए भीख मांगने वाले तथा ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए कौन सी योजना भी शुरू की? तो आंसर होगा स्माइल। तो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिन्होंने स्माइल योजना शुरू की है। स्माइल का मतलब क्या हो गया? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, जिसका उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। तो मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 सालों के लिए योजना के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अच्छा आपको याद होगा एमएसएमई मंत्रालय ने, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये संभव नाम से एक जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया था। वैसे एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण रणे। और अभी नीति आयोग ने ये समृद्ध पहल को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर आबादी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दोगे अब, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे बन रही है? उसके अलावा अभी पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी थी? सारा गिल। और अभी आपको याद होगा भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित किया। कहाँ पे? वडोदरा गुजरात में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? तेलंगाना में।
अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश ने अपना नाम बदल दिया है? तो आंसर होगा तुर्की। तो अभी तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं तैयब एर्दोगन, उन्होंने अपने देश तुर्की का नाम बदलकर तुर्की ये कर दिया है। उन्होंने बताया तुर्की ये शब्द तुर्की राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। अच्छा, तुर्की से आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी टॉम ट्रम्प ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया था मुंबई को, जो कि विश्व में 5वें स्थान पर है। और विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है तुर्की का इस्तांबुल। अच्छा, नाम बदलने की बात है तो बताओ, इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी किसको बनाया है? नुसंतारा को बनाया है, पहले जकार्ता थी। कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल का नाम बदल लिया, पहले अस्ताना थी, फिर नाम बदल के क्या कर लिया, नूर सुल्तान कर लिया। अच्छा, टर्की की कैपिटल होती है अंकारा, करेंसी होती है टर्किश लीरा, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्दोगन। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तंबाकू छोड़ो ऐप, क्विट टोबैको एप्लीकेशन को। तो अभी WHO ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, और ये जो एप्लीकेशन है लोगों को धूम्रपान रहित और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू छोड़ने में मदद करता है। और WHO के द्वारा इस तरह का पहला और सभी प्रकार के तंबाकू को लक्षित करने वाला ये पहला एप्लीकेशन है। देखो, WHO की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को याद रखना वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानोम। चलो बताओ, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। और आपको याद होगा 2021 में तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO ने किसे विशेष मान्यता पुरस्कार दिया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, अभी मलेरिया की एक वैक्सीन को मंजूरी दी थी WHO ने, उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो आंसर होगा मॉस्क्यूरिक्स, ये याद रखना। उसके अलावा भी यूके के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं गॉर्डन ब्राउन, उनको ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत बनाया गया था। और WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने थे अनिल सोनी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा बताइए, श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा बिहार। तो मुंगेर गंगा पुल का उद्घाटन अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। और इसका नाम राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण के नाम पे रखा गया। क्या रखा? श्री कृष्ण सेतु। तो ये बिहार राज्य के मुंगेर में गंगा नदी के ऊपर तीसरा रेल सह सड़क पुल है, जिसको बनाने में लागत आई है 396 करोड़ रुपीस। लंबाई है 3.75 किलोमीटर। नेशनल हाईवेज 333B पर है ये गंगा नदी पर, तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, अभी आपको याद होगा उड़ीसा का सबसे लंबा पुल का भी उद्घाटन हुआ था, जिसकी लंबाई है 3.4 किलोमीटर। ये मिलेगा आपको उड़ीसा के कटक जिले में महानदी पर बना है। टी आकार का है, इसलिए टी सेतु इसको कहा जा रहा है। चलो, एक प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इन दोनों का उत्तर दो। अच्छा, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है। इसे डोला सादिया पुल भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है, लोहित नदी पर यह बना हुआ है। जबकि भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल यह है बोगी बील पुल, ये आपको असम में मिलेगा, जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये। और अभी आपको याद होगा अटल टनल जो कि है हिमाचल प्रदेश में, इसको 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर मौजूद दुनिया की सबसे लंबी टनल के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश में है ये। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको रिलेट करके बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2024। तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। अभी उन्होंने कहा 2024 तक कृषि क्षेत्र डीजल से मुक्त हो जाएगा। मतलब अब डीजल के स्थान पर अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के उदाहरण जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी वगैरह वगैरह। तो कब तक होगा? टारगेट कब का है? 2024 तक का है। अच्छा मुझे बताओ, भारत का ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य कब का है? और इसी के साथ बताओ,
भारत के कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य ये कब का है? ये मैं आपको डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में और रिवीजन वाले वीडियो में दोनों जगह बता चुका हूं। अब आप लोग बताओ। अच्छा, एक योजना आपने जरूर सुनी होगी, कुसुम योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाना और बिजली से चलने वाले कृषि यंत्रों को बिजली से न चलाकर सौर ऊर्जा से चलाने पर जोर देना। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। और अगर पूछा जाए ना आपसे एग्जाम में कि इस योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा कृषि संयंत्र ये कहां पे स्थापित हुआ था? राजस्थान के भालोजी गांव में, जो कि है जयपुर में। अच्छा, वैसे 2024 से आप याद रख सकते हो, हमारे हर घर जल का लक्ष्य 2024 है। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? गोवा बन गया। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब का है? 2025 का है। वैसे मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 है। और रेलवे ने कहा कि वो 2023 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा और 2030 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर डिपेंडेंट हो जाएगा। और वैसे किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य ये 2024-25 का है। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप पढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में कौन भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? तो आंसर होगा डाबर। तो आयुर्वेद उत्पाद निर्माता डाबर भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। डाबर ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर से लगभग 27,000 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर इसे प्रोसेस किया और रिसाइकल भी किया। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी किसने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? तो आंसर होगा HSBC इंडिया। और प्लास्टिक समझौता यानी कि प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? भारत। अच्छा, किस राज्य ने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को रोकने और कपड़े की थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मीन दम मंजपाई योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, बताइए, अभी हाल ही में इसरो ने वर्ष 2022 के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है? तो आंसर होगा PSLV-C52। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और यहाँ पे EOS का मतलब हो गया अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो अभी इसरो ने 2022 के पहले अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS-04 और इसके अलावा 2 और छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है। किस रॉकेट के द्वारा? PSLV-C52। तो ये जो EOS-04 है यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04 है, इसे हर तरह के मौसम में हाई क्वालिटी तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया है। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से। अच्छा, इसरो के सूर्य मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है। और आपको याद होगा, भारत ने 104 उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को एक साथ ऊपर भेजा था, जो कि हमारा मैक्सिमम सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड है। उसे हमने किस रॉकेट से भेजा था? वैसे PSLV-C37। लेकिन हाँ, इसरो के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया स्पेसएक्स ने 143 सैटेलाइट्स को एक साथ भेज करके। अच्छा, चंद्रयान 2 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV Mark 3। GSLV मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और उसके साथ जो लैंडर और जो रोवर गया था, लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम प्रज्ञान है। और अभी इसरो के नए प्रमुख 10वें नंबर के कौन बन गए? S सोमनाथ बन गए हैं। और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बन गए? बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी आंध्र प्रदेश पुलिस ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान, जिसको कहते हैं ऑपरेशन परिवर्तन, इसको शुरू किया है। तो इस ऑपरेशन का नेतृत्व आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापत्तनम में विशेष प्रवर्तन ब्यूरो के साथ किया। अच्छा, भांग से 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको याद आएंगे कि अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध यानी कि लीगल कर दिया? तो आंसर होगा लेबनान। और निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बन गया? तो आंसर होगा माल्टा। अच्छा, आंध्र प्रदेश पुलिस से आपको याद आएगा, अभी नवंबर की बात है, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 आया था, उसमें टॉप पे रही थी आंध्र प्रदेश की पुलिस। और अभी हमने पढ़ा था गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? कला रामचंद्रन बनी है। और असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है? वायलेट बरुआ बनी है।
अच्छा बताइए, मेदा राम जतारा महोत्सव 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना में। एक्चुअली में अभी भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदा राम महोत्सव जतारा 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए। और 2022 में ये जो उत्सव है ये 16 फरवरी को शुरू हुआ और 19 फरवरी तक चला। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुंभ के मेले के बाद मेदाराम जतारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो मेदाराम जतारा ये देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अच्छा, तेलंगाना में ही आपको याद होगा बोनालू त्योहार भी मनाया जाता है और बथुकम्मा उत्सव ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। अच्छा, आप तो ये बताओ, अभी किस राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया था? इसका उत्तर दो, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी कहाँ करियर काउंसलिंग वर्कशॉप जिसका नाम है परामर्श 2022 ये शुरू किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी संस्कृति और संसदीय मामलों के जो राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने राजस्थान में बीकानेर जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए एक मेगा करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 को शुरू किया। और इस कार्यशाला में बीकानेर जिले के हजारों निजी और सरकारी स्कूलों के और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया। ये भारत में इस तरह की पहली घटना होगी जब एक कार्यशाला में 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने करियर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हो। और यही कारण है कि ये प्रश्न मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, बाकी इसमें बताने लायक और कुछ भी नहीं है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, ये जान लो, पिंक सिटी इसको कहते हैं। अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था और विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यहीं पे बन रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र। चलो एक प्रश्न आप ही के लिए हो जाए, अभी कलराज मिश्र ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम बता दो बस आप।